भाग 10। सफल फोटोग्राफर। जिम कॉर्बेट सिर्फ महान शिकारी, पर्यावरणविद, कृषक एवं लेखक ही नहीं थे, बल्कि सफल फोटोग्राफर भी थे। उनका मानना था कि बाघ का पीछा करना, उसे ढूंढना और उस पर घात लगाकर गोली दागना जितना मनोरंजक है, उससे ज्यादा मनोरंजक है बाघ को कैमरे में कैद करना। इस मामले में घंटों तक बाघ को देखा जा सकता है। जंगल में बाघ से ज्यादा आकर्षक व दर्शनीय दूसरा कोई जानवर नहीं है। जब सुंदर लगता है, कैमरे का बटन दबाया जा सकता है और कैमरे में जो दर्ज हो गया है उसकी रोचकता कभी समाप्त नहीं होती। दूसरे मामले में बाघ की एक झलक मिलते ही शिकारी ट्रिगर दबा देता है और अगर निशाना ठीक हुआ तो एक ट्रॉफी हाथ लगती है जिसकी सुंदरता और आकर्षकता दोनों जल्दी समाप्त हो जाते हैं। 1920 में जिम ने अपना पहला कैमरा खरीदा था। उन्हें उनके दोस्त F.W. चैंपियन ने प्रेरित किया कि जब वो जंगल में शिकार पर जाते हैं तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग किया करें, बाघों की तस्वीरें भी खींचा करें। चूंकि बाघ एक शर्मीला जानवर होता है, उसकी तस्वीरों को लोग काफी पसंद करेंगे। जिम ने अपनी पुस्तकों में बाघों और तेंदुओं के परिवार, उनके आचरण, उनकी दिनचर्या और उनके निवास आदि से संबंधित ढेरों जानकारियां दी है। जिम को बाघों और उनके निवास से बेहद लगाव था। उन्हें बाघों के उजड़ते निवास और कम होती संख्या की चिंता सताने लगी थी। कुमाऊं हिल्स में भारत के पहले नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क की स्थापना में जिम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आरंभ में पार्क का नाम लॉर्ड मैल्कम हेली था। 1957 में जिम के सम्मान में इस पार्क को उनका नाम दे दिया गया। तभी से ये जिम कॉर्बेट पार्क के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं के नरभक्षी पुस्तक में भले मानुस शेर शीर्षक से जिम कॉर्बेट विस्तार से लिखते हैं, मैं समझता हूं कि सभी शिकारी जिन्हें कैमरे से शेरों के छायाचित्र उतारने और राइफल से गोली चलाकर उन्हें मारने, इन दोनों तरह का शिकार खेलने का शौक पूरा करने का अवसर मिला है, वे इस बात में मेरे साथ सहमत होंगे कि दोनों किस्म का शिकार खेलने में बहुत ज्यादा अंतर होता है। यदि उससे कहीं ज्यादा नहीं जितना किसी बर्फ धुली पर्वतीय धारा में किसी हल्की बंसी से किसी ट्राउट को पकड़ने और किसी तालाब के धूप से पक्के हुए तट पर स्थायी गड्ढे हुए बांस से मछलियों की हत्या करने में होता है, तो कम से कम उतना तो होता ही है। कैमरे और राइफल से शिकार करने, शूटिंग के दरमियान लागत के अंतर और उसका जो लाभकारी प्रभाव हमारी तेजी से घटती जा रही शेरों की संख्या पर पड़ रहा है, उसके अतिरिक्त शिकार को अच्छा सा विजयोपहार प्राप्त होने की तुलना में अच्छा सा छायाचित्र ले पाने से कहीं बहुत ज्यादा आनंद आता है। इसके अलावा छायाचित्र वन्य प्राणियों के सभी प्रेमियों की दिलचस्पी का होता है, जबकि विजयोपहार उसी आदमी की दिलचस्पी का होता है जिसने उसे प्राप्त किया है। उदाहरणार्थ, मैं फ्रेड चैंपियन को ही लेना चाहूंगा। यदि चैंपियन ने कैमरे से छायाचित्र लेने के बजाय राइफल से शेरों को मारा होता तो उसके विजयोपहारों के बाल बहुत काफी पहले झड़कर कूड़ादानी में पहुंच चुके होते, जबकि कैमरे से बनाए हुए उसके आलेख उसके लिए प्रसन्नता का स्थायी स्रोत बने रहें और दुनिया के सभी भागों के शिकार प्रेमियों की दिलचस्पी के हैं। चैंपियन की पुस्तक विद अ कैमरा इन टाइगरलैंड के छायाचित्रों को देखते हुए पहले पहल मुझे शेरों के चित्र लेने का विचार सूझा। चैंपियन के छायाचित्र स्थिर कैमरे से चमक प्रकाश में लिए गए थे, इसलिए मैंने तय किया कि मैं उससे कुछ और अच्छा करूं और दिन के प्रकाश में सीने कैमरे से शेरों के छायाचित्र खींचने का प्रयास करूं। एक बड़े कृपालु मित्र द्वारा दिए बेल और हॉवेल के 16mm कैमरे के उपहार ने ठीक वही हथियार मेरे हाथों में थमा दिया जिसकी मुझे जरूरत थी, और वनों में स्वतंत्रता ने जो मुझे मिली हुई है, एक बहुत विस्तृत मंच में घूमते फिरते रहना संभव बना दिया। 10 वर्षों तक मैं कई 100 मील शेरों के इलाके में उनके पीछे छिपे छिपे लगा रहा। कभी कभी शेरों ने मुझे देख भी लिया और अपने मारे शिकार के पास मेरे जाने पर नाराजगी दिखाई, और कुछ अन्य अवसरों पर शेरनियों ने मुझे डराकर जंगल से भगा दिया, जो अपने बच्चों के निकट मेरे जाने पर आपत्ति करती थी। इस अवधि में मुझे शेरों की आदतों और तौर तरीकों के बारे में कुछ सीखने को भी मिला, और हालांकि शेरों को मैंने संभवतः
कोई 200 अवसरों पर देखा, फिर भी मैं उनका एक भी संतोषजनक छायाचित्र लेने में सफल नहीं हो पाया। कितने ही अवसरों पर मैंने फिल्म अनावृत की, परंतु परिणाम या तो अधि अनावृत्ति, ओवर एक्सपोजर, या अध अनावृत्ति, अंडर एक्सपोजर, या घास या पत्तियां या मकड़ी के जाले लेंस के आगे पड़ जाने से निराशाजनक रहे। और एक बार तो फिल्म विधायित करते समय पायस इमल्शन फिल्म पर पिघल जाने से ऐसा हुआ। अंततः सन 1938 में मैंने एक अच्छा चित्र पाने के लिए अंतिम प्रयास करने के लिए पूरी सर्दियां उसमें लगाने का निर्णय किया। अनुभव से ये सीख जाने पर कि शेर का अटकल पच्चू चित्र ले पाना संभव नहीं है, मेरा पहला विचारणीय प्रश्न था उपयुक्त स्थान की खोज करना। और अंततः इसके लिए मैंने 50 गज चौड़ा एक खुला हुआ खड्ड चुना, जिसके बीचों बीच एक छोटी सी जलधारा बह रही थी और जिसके दोनों किनारों पर घने वृक्ष और क्षुद्र रोह वन उगे हुए थे। बहुत निकट से चित्र लेते समय कैमरे की आवाज बंद करने के लिए मैंने उस धारा को कई जगह रोक रोक कर उस पर कुछ इंच ऊंचे प्रपात बना दिए। फिर मैंने शेरों पर घेरा डाला और 7 शेरों को 3 परस्पर दूर दूर पृथक हुए क्षेत्रों में से ढूंढ ढूंढ कर उन्हें एक साथ अपने जंगल स्टूडियो में कुछ गज की दूरी पर बुलाकर लाना शुरू किया। लाना और भी मुश्किल काम था, जिसमें बहुत दिक्कतें और निराशाएं भरी हुई थी, क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा था उसमें उनका पहले बहुत ज्यादा शिकार किया गया था और उन शेरों की दृष्टि से दूर स्वयं को रखकर ही मैं उन्हें ठीक ठीक उस जगह ला पाया जहां मैं उन्हें लाना चाहता था। उनमें से एक शेरनी पता नहीं किस कारण से आने के बाद, परंतु उसका चित्र ले लेने से पूर्व नहीं, अगले दिन ही चली गई। अन्य 6 को मैंने एक साथ बनाए रखा और 1000 फुट फिल्म उन पर अनावृत की। दुर्भाग्य से वो सर्दी बहुत ही ज्यादा नम सर्दियों में से एक थी जो हमें बितानी पड़ी है, और कई 100 फीट फिल्म लेंस पर नमी आ जाने से अध अनावृत्ति और जल्दी जल्दी व लापरवाही से थ्रेडिंग करके कैमरे के अंदर पैक किए जाने से बर्बाद हो गई। फिर भी मुझे लगभग 600 फीट फिल्म मिल ही गई, जिस पर मुझे बहुत गर्व है, क्योंकि वो भरे पूरे शेरों का 4 नर जिनमें 2 10 फीट से ज्यादा के हैं और 2 मादा जिनमें एक सफेद शेरनी है, दिन के प्रकाश में फिल्माए 10 से 60 फीट की भिन्न भिन्न दूरियों से मिले हुए जीते जागते आलेख हैं। पूरे काम में अथः से इति तक 4.5 महीने लगे और उन अनगिनत घंटों में जब मैं उस छोटी सी जलधारा और अपने बनाए जलप्रपातों के निकट लेटा रहा, एक भी शेर ने मुझे नहीं देखा। दिन के प्रकाश में 6 शेरों के कुछ फीटों तक पास छिपे छिपे पहुंच पाना एक असंभव कर्तव्य ही होता है। इसलिए उनके पीछे पीछे छिपे छिपे सवेरे के प्रारंभिक घंटों में रात बीत जाने और दिन का उजाला हो जाने से पहले भारी पड़ी ओस ने इसे संभव बनाया, और जब जब प्रकाश और अवसर मिल पाए तभी उन्हें फिल्माया गया। भाग 11। केन्या के लिए प्रस्थान। जीवन के अंत में सन 1947 में जिम कॉर्बेट अपने मूल देश केन्या चले गए। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो चुका था। उसके कुछ महीनों बाद जिम व मैगी ने भारत छोड़ केन्या में बसने का निर्णय लिया। केन्या जाने का अपना कार्यक्रम उन्होंने आखिरी समय तक गुप्त रखा। इसकी किसी को भनक तक नहीं लगने दी। उनके मित्रों को भी ये पता नहीं था कि जिम कॉर्बेट एवं उनकी बहन मैगी उन्हें छोड़कर सुदूर देश जा रहे हैं। 30 नवंबर 1947 को तड़के जब सारा नैनीताल शहर सो रहा था, कर्नल जिम कॉर्बेट चुपचाप अपने प्रिय कुमाऊं को अलविदा कह लखनऊ एवं बंबई, अब मुंबई होते हुए केन्या चले गए। पहले अफ्रीका के मोम्बासा नगर तथा बाद में केन्या के न्येरी नामक शहर में जा बसे। जाने से पहले 21 नवंबर 1947 को अपना नैनीताल का गर्नी हाउस मकान फर्नीचर समेत श्रीमती कलावती वर्मा को मात्र 50,000 रुपये में बेच गए। श्रीमती वर्मा जिम कॉर्बेट के मित्र की पत्नी थी।
सेल डीड पर हस्ताक्षर करने के बाद जिम साहब ने श्रीमती वर्मा को नया घर खरीदने के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देते हुए कहा, "यह घर बहुत भाग्यशाली है। इस घर में आज तक किसी की मौत नहीं हुई है। हमारी ही तरह तुम भी इस घर में सुखी रहना।" कुमारी मैगी ने श्रीमती वर्मा से निवेदन किया कि उनका प्रिय पियानो एवं ड्रम जहां रखा हुआ है वहीं रहने दे, इसको अपनी जगह से न हटाए। ये दोनों अभी भी गर्नी हाउस के उस कमरे की शोभा बढ़ा रहे हैं। इस घर को भी काला डूंगी की तरह ही एक म्यूजियम के रूप में सुरक्षित रखा गया है। वर्तमान में श्रीमती डालमिया इस घर में रहती हैं। उन्होंने जिम साहब की व्यक्तिगत चीजों को अच्छी तरह सजाकर वहां रखा हुआ है। उनकी प्रिय पुस्तकों का संग्रह भी अभी तक वहां सुरक्षित है। उसमें रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तकें अधिक है। ऐसा लगता है कि जिम साहब को रविंद्र साहित्य अति प्रिय था। 2500 स्क्वायर फीट के इस बंगले के चारों ओर हरियाली छाई हुई है। कहते हैं 94 देवदार, चीड़ एवं ओक के पेड़ जिन्हें जिम कॉर्बेट छोड़कर गए थे, वे सभी अभी सुरक्षित हैं तथा फलों के कुछ नए पेड़ भी लगाए गए हैं। आज भी नैनीताल आने वाले कई पर्यटक जिम कॉर्बेट की उस धरोहर को देखने आते हैं। केन्या में उनका अपना पहले से एक कॉफी का बागान था, जिसका संचालन वो अपने मित्र के साथ भागीदारी में करते थे। वहां पहुंचकर भी वो चुप नहीं बैठे। न्यारी में उन्होंने सफारी लैंड नामक एक पर्यटन कंपनी की स्थापना की तथा वन्य जीव संरक्षण समिति का गठन भी किया और कई वर्षों तक उसके सचिव रहे। नैनीताल एवं कालाढूंगी की तरह ही केन्या भी वन्य जीवों से भरा था, जिससे जिम कॉर्बेट उनकी ओर आकर्षित हुए। केन्या के न्यारी शहर के पास जंगल में एक पेड़ पर जमीन से 30 फीट की ऊंचाई पर उन्होंने एक झोंपड़ी बनाई, जिसमें बैठकर वो तालाब में पानी पीने के लिए आते हुए जानवरों को निहारते थे तथा उनके फोटो भी खींचते थे। इस झोंपड़ी का नाम था ट्री टॉप्स। इस नाम से उन्होंने तब एक किताब भी लिखी। इस झोपड़ी नुमा होटल में फरवरी 1952 में ब्रिटेन की राजकुमारी एलिजाबेथ और ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की मेजबानी का सौभाग्य भी जिम कॉर्बेट को प्राप्त हुआ। ये संयोग की बात है कि राजकुमारी एलिजाबेथ ने एक दिन बाद जब ये होटल छोड़ा तो वो महारानी एलिजाबेथ बन चुकी थी, क्योंकि उनके पिता का उसी रात देहांत हो गया था। इस अवसर पर भावुक जिम कॉर्बेट होटल के दर्शक रजिस्टर में लिखते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड अ यंग गर्ल क्लाइम्ड इनटू अ ट्री वन डे, अ प्रिंसेस, and after having what she described as her most thrilling experience, she climbed down from the tree the next day, a queen. God bless her. जिम कॉर्बेट केन्या जाते हुए कालाढूंगी वाले अपने घर को चिरंजी लाल शाह को मात्र 2000 रुपए में बेचकर चले गए थे। श्री शाह उनके मित्र थे तथा नैनीताल बैंक, नैनीताल में मैनेजर के पद पर कार्य करते थे। जाते समय उनका विचार इस बंगले को बेचने का नहीं था। वो इसको ग्राम पंचायत को पंचायत घर बनाने के लिए दान करना चाहते थे, जैसा कि उन्होंने 13 जनवरी 1952 को श्री चिरंजी लाल शाह को लिखे अपने पत्र में लिखा है, मैंने जब कालाढूंगी का बंगला तुम्हें दिया था तब मैं ये समझा था कि तुम इसे अपना शीतकालीन घर बनाओगे। कई अन्य लोग इस बंगले को चाह रहे थे, लेकिन चूंकि तुम और तुम्हारे घर के सभी लोग मेरे दोस्त थे, मैंने तुम्हें प्राथमिकता दी ताकि तुम कुछ समय के लिए सर्दी से बच सको, और इसलिए भी कि गांव में एक रसूख वाला व्यक्ति रहेगा तो जरूरत पड़ने पर गांव के काश्तकार मदद के लिए उसके पास जा सकेंगे। मुझे खेद है कि जैसे मैं उम्मीद कर रहा था वैसा नहीं हुआ, और अगर मैं सही सोच रहा हूं तो तुम्हारे लिए ये बंगला सफेद हाथी साबित हो रहा है। इसलिए मुझे खुशी होगी और मैं बहुत आभारी होऊंगा अगर तुम उसे मुझे लौटा दो। तुम्हारा जवाब मिलते ही मैं तुम्हें
वो 2,000 रुपये लौटा दूंगा जो तुमने इलाहाबाद बैंक के जरिए दिए हैं, और वो सब रकम लौटा दूंगा जो तुमने बंगले पर खर्च की है। मैं तुम्हें भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मैं ये आग्रह निजी लाभ के लिए नहीं कर रहा हूं। अगर तुम ये बंगला लौटा दो तो मैं इसे पंचायत घर के लिए प्रधान को निःशुल्क भेंट कर दूंगा। जहां तक मुझे जानकारी है, काला ढूंगी को पंचायत घर की जरूरत है और ये बंगला उसके लिए बहुत उपयुक्त रहेगा। मुझे आशा है कि तुम और तुम्हारा परिवार कुशल है। सन 1952 की मंगल कामना के साथ, भवनिष्ठ जे कॉर्बेट। कुछ दिनों बाद जब जिम कॉर्बेट को पता चला कि उत्तर प्रदेश सरकार कालाढूंगी में ही पंचायत घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दे रही है, तो उन्होंने अपना विचार इस घर को पंचायत घर में बदलने का बदल लिया और चिरंजी लाल शाह को केन्या से 7 फरवरी 1952 को फिर लिखते हैं, तुम्हारा 29 जनवरी का पत्र मेरे पास आज पहुंचा। मुझे खेद है कि मेरे पत्र से तुमको कष्ट हुआ। मैं सही तथ्यों से अनभिज्ञ था और तुम्हारी कोई चिट्ठी पत्री नहीं मिलने से मैं गलत राय बना बैठा। कृपया मुझे क्षमा करें। तुम्हारा यह कहना बिल्कुल सही है कि मैंने कालाढूंगी का बंगला तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम सर्दियों में उसमें रह सको, और मुझे तुमसे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम इस उद्देश्य के लिए बंगले का इस्तेमाल कर रहे हो। मैं तुम्हारा इसलिए भी बहुत आभारी हूं कि तुम मेरे काश्तकारों में रुचि ले रहे हो। मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं जिन पर मेरी खातिर अमल करने का कष्ट करोगे। 1. जब अगली बार तुम कालाढूंगी रहने के लिए जाओ तो कृपया सभी काश्तकारों को एक साथ बुलाकर उनसे कहो कि वे अपने में से एक कारिंदा या मुख्तार आम चुन ले। उनसे कहो कि ऐसा करना बहुत जरूरी है, और अगर वे स्वयं नहीं चुनते हैं तो टीजीबी अधीक्षक ऐसा एक आदमी नियुक्त करेगा। पंचायत राज 2. पंचायत राज अधिकारी से कहना कि मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि मंडी में पंचायत घर बनवाना चाहते हैं, और अगर वे अनुमति दें तो मैं इसे बनवाने में 1,000 रुपये का योगदान करना चाहूंगा। 3. मुख्यमंत्री माननीय पंडित गोविंद वल्लभ पंत से समय ले और उन्हें पूरी वस्तुस्थिति से अवगत कराएं। उनसे कहें कि मुझे बहुत खेद है कि जब मैंने उन्हें पत्र लिखा तब मुझे वास्तविकता की जानकारी नहीं थी, और अब मुझे पता चला है कि उनकी सरकार पंचायत घर बनवाने के लिए धन दे रही है, और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जिस स्थान की पेशकश मैंने की थी उसके मुकाबले नई जगह पंचायत घर के लिए ज्यादा उपयुक्त है। उन्हें यह भी बताएं कि मैंने पंचायत घर के निर्माण में अपने योगदान की अनुमति चाही है। मुझे ये सुनकर दुख हुआ कि मेरा एक पुराना दोस्त हीरालाल इस संसार से चला गया है। हाल ही में मेरे कई दोस्त चले गए हैं और मुझे लगने लगा है कि अब सागर पार जाने का समय आ गया है। तुम्हें और उन सबको मेरा अभिवादन जो मुझे याद करते हैं। तुम्हारा जे कॉर्बेट। पुनश्च मैंने हल्द्वानी के तहसीलदार को इस वर्ष की रकम के रूप में 910 रुपए का पोस्टल ऑर्डर भेज दिया है। भाग 12। सर्वधर्मावलंबी। यद्यपि जिम कॉर्बेट ईसाई धर्मावलंबी थे, परंतु उनके दिल में सभी धर्मों के प्रति बराबर स्नेह था। वो जब भी हिंदू मंदिरों अथवा किसी उच्च जाति के लोगों के घर जाते थे तो हमेशा आदर से जूते बाहर उतार देते थे। कॉर्बेट साहब की मृत्यु के बाद उनकी बहन मैगी न्येरी केन्या से अपने पारिवारिक मित्र बाबू जगत सिंह को लिखे पत्र में स्वर्गीय जिम की इच्छानुसार गरीबों, मंदिरों, मस्जिदों एवं गिरजाघरों को सहायता दिए जाने के संबंध में विस्तार से लिखती है। आपके 27 फरवरी के पत्र के लिए धन्यवाद। जैसा कि मंदिर और मस्जिद के मामले में होता है, उन्हें अपने संसाधनों का वितरण स्वयं करना होता है। ये काम आपको नहीं करना है, लेकिन जब तुम उन्हें रुपए देते हो तब तुम्हें उन्हें अच्छी तरह स्पष्ट कर देना चाहिए कि ये धन गरीबों तक पहुंचना चाहिए। साहब भी ऐसा ही चाहते थे। तुमने कहा कि अल्मोड़ा में बहुत से मंदिर हैं, इसलिए तुम प्रमुख मंदिरों को रुपया दो। अल्मोड़ा हिंदू मंदिर, अल्मोड़ा के गरीबों में वितरण के लिए ₹1000। रुद्रप्रयाग का हिंदू मंदिर,
रुद्रप्रयाग के गरीबों में वितरण के लिए ₹1000। मंडी कालाढूंगी स्थित मंदिर कालाढूंगी में सभी जाति के गरीब हिंदुओं के लिए ₹500। मंडी कालाढूंगी की मस्जिद कालाढूंगी के गरीब मुसलमानों के लिए ₹500। कालाढूंगी और घोपला के भारतीय मेथडिस्ट पादरी पेस्टर को उसके निजी उपयोग के लिए ₹200। कालाढूंगी में छोटी हल्द्वानी गांव के काश्तकारों को उनमें बराबर वितरण के लिए ₹2000। नैनीताल में भारतीय मेथडिस्ट पादरी पेस्टर को उसके निजी इस्तेमाल के लिए ₹300। नैनीताल में शिया सवारी का अध्यक्ष शिया सवारी के लिए ₹1000। तुम जो भी भुगतान करो उसकी सही रसीद प्राप्त कर लो। मैं बैंक के लिए एक पत्र इसके साथ नत्थी कर रही हूं जिसमें मैंने तुम्हें ₹9000 भुगतान करने को कहा है। इसमें तुम्हारे ₹2500, ₹1000 विरासत के और ₹1500 यात्रा खर्च के शामिल है। ये राशि मिलते ही कृपया मुझे हवाई डाक से पत्र भेजो ताकि मुझे पता चल सके कि ये तुम तक सुरक्षित पहुंच गई हैं। तुम सबको सलाम के साथ। भाग 13। ग्रामीणों से लगाव। भले ही उनका तन भोले भाले एवं गरीब साथियों को छोड़कर सुदूर चला गया हो, परंतु उनका मन सदा नैनीताल एवं कालाढूंगी में ही रहता था। कुमाऊं की पहाड़ियों एवं गांवों के भोले भाले लोगों से उन्हें इतना प्रेम था कि वो कहा करते थे, अगर मेरा पुनर्जन्म हुआ तो मैं फिर यहीं जन्म लेना चाहूंगा। अपने साथियों को वो हमेशा पत्र लिखकर उनकी तथा उनके परिवार की कुशल क्षेम एवं उनकी फसल के बारे में पूछते रहते थे। जैसा कि 24 मार्च 1948 को अपने मित्र रामदत्त को लिखते हैं, मुझे तुम्हारे पत्र से ये जानकर बहुत खुशी हुई कि कालाढूंगी में तुम और मेरे अन्य दोस्त कुशल से हैं। मुझे उम्मीद है कि अब के लाही की फसल अच्छी हुई होगी और उसे ओलों से नुकसान नहीं हुआ होगा। क्या हल्द्वानी और रामनगर के बीच लारी सेवा चल रही है? और क्या फतेहपुर से कालाढूंगी की सड़क को पक्का किया जा रहा है? क्या जयलाल कालाढूंगी में ही है? वो अपने बाग और जंगल का क्या कर रहा है? क्या रामसी ने उस जगह पर दुकान बना ली है जो मैंने उसे दी थी? रामसी से कहें कि मैंने बैंक से कह दिया है कि वो उसे भत्ता दिया करे। उसे कहें कि वो हर महीने नैनीताल जाकर अपना भत्ता ले लिया करे। बैंक उसे जनवरी से भत्ते का भुगतान शुरू करेगा, इसलिए इस बार वो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का भत्ता ले सकता है। रामसिंह से कहें कि मुझे उम्मीद है कि जब मैं आऊंगा मुझे अपना मकान और बगीचा अच्छी हालत में मिलेगा। बहादुर और कालाढूंगी के मेरे अन्य दोस्तों को मेरा सलाम कहें। पंडित मथुरादत्त के बेटे गोविंद वल्लभ का पत्र मुझे मिला है। उसने मुझे आश्वासन दिया है कि वो मेरे सभी आसामियों को हिस्सेदार बनाने की मेरी इच्छा पूरी करेगा। वो हल्द्वानी बैंक में मेरे शेयर रामसिंह को हस्तांतरित भी करवाएगा। अगर मेरे महान दोस्त पंडित मथुरादत्त का निधन नहीं होता तो ये काम काफी पहले ही हो जाता। मेरे आसामियों को कहें कि मैं अब भी उनके साथ हूं और उन्हें किसी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है। मिस साहिबा और मैं दोनों पहले से बेहतर हैं और जब हम पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे तो अपने घर कालाढूंगी जरूर आएंगे। तुम्हारा जे कॉर्बेट। ये जिम साहब की उदारता का एक परिचय है। भाग 14। जिम कॉर्बेट का निधन। जिम कॉर्बेट का भारत आने का सपना अधूरा ही रह गया। 19 अप्रैल 1955 को 80 वर्ष की उम्र में भारत के इस अंग्रेज महामानव ने केन्या के न्येरी शहर में अंतिम सांस ली। उनको उसी दिन दिल का दौरा पड़ा। तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया, परंतु बचाया नहीं जा सका। उन्हें न्येरी में सेंट पीटर्स चर्च के कब्रिस्तान में दफनाया गया। जिम कॉर्बेट आज प्रकृति व वन्य जीवन का एक अद्वितीय प्रतीक बन चुके हैं। सन 1975 में भारत में जिम कॉर्बेट के प्रशंसकों द्वारा
उनकी जन्म शताब्दी मनाई गई। गोविंद वल्लभ पंत मेमोरियल सोसाइटी, नई दिल्ली के प्रयास से गोविंद वल्लभ पंत मेमोरियल सोसाइटी नई दिल्ली के प्रयास से 24 जनवरी 1976 को दिल्ली में 2 डाक टिकट 25 पैसे तथा 2 रुपए के जारी किए गए। उन टिकटों में जिम कॉर्बेट का चित्र न छापकर प्रथम में बाघ के चित्र के साथ जिम कॉर्बेट शताब्दी 1875, 1975 तथा दूसरे में बाघ के ही चित्र के साथ बाघ परियोजना लिखना ही सरकार ने उचित समझा। कुमाऊं के उनके कुछ साथियों का मानना है कि कॉर्बेट साहब अभी जिंदा है और वे जरूर एक दिन अपने वायदे के अनुसार हमसे मिलने यहां आएंगे। जिम कॉर्बेट के देहांत के 30 साल बाद उनके जीवन पर एक शूटिंग कालाढूंगी में चल रही थी। इस फिल्म में एक अंग्रेज जिम साहब का रोल निभा रहे थे। उनकी शक्ल जिम साहब से मिलती जुलती थी। स्थानीय लोग उन्हीं महानुभव को सचमुच जिम कॉर्बेट समझ बैठे। दूर गांव से उनसे मिलने के लिए पैदल आने लगे। वे ये मानने को तैयार नहीं थे कि उनके प्रिय कॉर्बेट साहब 30 साल पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। कुमारी मैगी लंदन से जिम कॉर्बेट के पुराने मित्र श्री जगत सिंह को उनके निधन के बाद लिखे पत्र में लिखती है, तुम्हारे सहानुभूतिपूर्ण पत्र के लिए धन्यवाद। न्येरी में मैं बहुत व्यस्त थी, जिससे मैं बहुत सारे पत्रों का जवाब नहीं दे सकी। मैं अभी इंग्लैंड में हूं और उम्मीद है कि अपनी आंखों का इलाज करा लेने व उन मित्रों से मिलने के बाद जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया है, करीब 3 महीने बाद केन्या चली जाऊंगी। मैं स्कॉटलैंड में भी कुछ हफ्ते रुकने की सोच रही हूं। अभी मैं अपने भतीजे के साथ यहां हूं, जो मुझे लेने केन्या आया था। साहब के बिना मैं खाली खाली महसूस करती हूं, लेकिन उन्होंने मुझे सीख दी थी कि मैं बहादुर और बुद्धिमान बनूं और दुनिया को उन लोगों के लिए ज्यादा खुशगवार बनाने का प्रयास करूं जो इसमें रहते हैं। उनके सरोकार हमेशा दूसरों के लिए थे, अपने लिए नहीं। वे अंतिम दिन तक लिखने में व्यस्त थे और अस्पताल में केवल आखिरी एक दिन रहे। उस दिन उनके सीने में बहुत दर्द रहा, लेकिन उन्होंने बहादुरी से उसे सहा और उफ तक नहीं की। मैं समझती हूं अपना उदाहरण पेश कर उन्होंने दुनिया में बहुत भला काम किया। तुमने उनके लिए जो खूबसूरत श्रद्धा सुमन फोटो भेजे, उनके लिए मैं तुम्हारी आभारी हूं। उन्हें प्राप्त कर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं उन्हें संभाल कर रखूंगी। कृपया वहां उन सबको मेरा धन्यवाद कहो जो हमसे इतनी सहानुभूति रखते हैं। लोग जिम की यादों को इस तरह संजोए हैं, ये पाकर मैं भावुक हो जाती हूं। तुमने अपनी पत्नी और गोविंद की जो फोटो भेजी है, वे बहुत सुंदर है। ये इतने अच्छे ढंग से डेवलप की गई है कि वो जिम बहुत चुस्त, लंबे और अजनबी दिखते हैं। तुम सभी को खुशहाली की कामना के साथ खास तौर पर तुम्हारी श्रीमती को तहे दिल से सलाम। भवदिया एम कॉर्बेट। भाग 15। कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट की याद में गढ़वाल एवं कुमाऊं के मध्य रामनगर में 520.82 वर्ग किलोमीटर में एक राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई। ये भारत का प्रथम एवं सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। इसकी स्थापना सन 1935 में तत्कालीन संयुक्त प्रांत के गवर्नर सर हेली ग्राहम ने की थी। तब इसका नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया था। सर हेली 2 बार संयुक्त प्रांत के गवर्नर रह चुके थे तथा जिम कॉर्बेट के परम मित्र एवं उनकी ही तरह पर्यावरण प्रेमी भी थे। सन 1952 में इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया। ये नाम भी ज्यादा दिन नहीं चला। जिम कॉर्बेट की मृत्यु के 2 वर्ष बाद सन 1957 में इस प्रकृति प्रेमी एवं महान शिकारी के नाम पर इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। ये राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के पौड़ी, गढ़वाल एवं नैनीताल जनपद में आता है। इस पार्क में
कई प्रकार के पशु पक्षी एवं जंगली वन्यजीव, बाघ, हाथी, चीतल, सांभर, कांकड़, जंगली सूअर, घड़ियाल, अजगर निर्भय होकर घूमते हैं। इसके अतिरिक्त इस पार्क में 570 प्रजातियों के पक्षी भी है। इनमें ग्रेट पाइड हॉर्नबिल, प्लास फिशिंग ईगल, कॉलर्ड फाल्कनेट आदि प्रमुख हैं। वनस्पतियों में साल, शीशम, खैर, जामुन आदि के पेड़ तथा घने जंगल और घास के मैदान हैं। बीच में रामगंगा नदी बहती है। सुबह शाम जंगली हाथी एवं बाघ यहां पानी पीने आते हैं। उन्हें देखने कई सैलानी वहां कई दिन तक इंतजार करते रहते हैं। इस वन क्षेत्र में किसी भी जानवर का शिकार करना वर्जित है। ये पार्क 15 नवंबर से 30 मई तक साल में सिर्फ 6.5 महीने खुला रहता है। इसी बीच सैलानी इस पार्क का आनंद उठा सकते हैं। शेष अवधि में इसको आम जनता के लिए बंद कर दिया जाता है। देश विदेश से कई सैलानी यहां भ्रमण के लिए आते हैं। इस पार्क के कुछ हिस्से में जीप या कार द्वारा जाया जा सकता है। कच्चे एवं दुर्गम स्थानों पर हाथी पर चढ़कर देख सकते हैं। एक हाथी के हौद में 6 सवारियां बैठने की जगह होती है। एक चक्कर लगाने में 3 घंटे लगते हैं। कॉर्बेट पार्क में आने वाले दर्शकों को इस बात का विशेष ख्याल रखना होता है कि वे भड़कीले रंग जैसे लाल, नीले, पीले, नारंगी आदि रंगों के कपड़े पहनकर न जाएं, क्योंकि कभी कभी भड़कीले रंगों से जंगली जानवर बिदक जाते हैं। यदि हो सके तो खाकी या गहरे रंग के कपड़े पहने। खाकी रंग सबसे बढ़िया रहता है। जंगल में विषैले मच्छरों से बचने के लिए पूरी बाजू की कमीज और कैप पहनना जरूरी है। सैलानियों को हिदायत दी जाती है कि वे पार्क में गाड़ी के हॉर्न का प्रयोग न करें। इससे जानवरों को परेशानी होती है। अगर हाथियों का झुंड सड़क पार कर रहा हो तो उन्हें पहले जाने दें। उनका रास्ता बीच में न रोकें। आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र में इसको प्रमुख रूप से जाना जाता है। यहां रहने के लिए होटल एवं रिसॉर्ट काफी संख्या में खुल गए हैं। पार्क के अंदर ढिकाला में वन विभाग का रेस्ट हाउस भी है, जहां बहुत से सैलानी ठहरते हैं। इसके अतिरिक्त कालागढ़, पेटरपानी, गौजपानी, बिजरानी और गैरल आदि स्थानों पर भी विश्राम गृह हैं। रामगंगा नदी के किनारे बने होटलों में विदेशी पर्यटक कई दिन तक जहां जंगली जानवरों एवं प्रकृति का आनंद लेते टिके रहते हैं, वहीं रामगंगा नदी में मछली का भी शिकार करते हैं। मछली पकड़ने के लिए स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी आवश्यक है। सन 1972 में एक सर्वे के अनुसार बाघों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही थी। उनकी संख्या तब मात्र 1800 रह गई थी। सन 1973 में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर अर्थात बाघ परियोजना की शुरुआत की, जिसके तहत बाघ संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण कई वनों पर टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए। तब कॉर्बेट पार्क देश का प्रथम टाइगर रिजर्व घोषित हुआ। तब से ही ये प्रकृति संरक्षण की दिशा में प्रबल रहा है और अन्य पार्कों के लिए एक उदाहरण बन गया है। आज विलुप्त हो रहे बाघों के लिए ये सुरक्षित वन है। उप हिमालयी बेल्ट में बने इस संरक्षित पार्क में बाघ ही नहीं, अन्य कई प्रजातियां हैं। यहां 488 तरह के विभिन्न पेड़ पौधों की प्रजातियां और जानवर हैं। इन्हीं कारणों से जिम कॉर्बेट पार्क पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां पर्यटकों को पूरे पार्क में जाने की अनुमति नहीं दी जाती। उनके लिए कुछ विशेष स्थल सुरक्षित हैं। वे उन सुरक्षित स्थलों तक ही जा सकते हैं। ये वे स्थल हैं जहां से अनुपम प्राकृतिक परिदृश्य और विविध वन्य जीव देखने का अवसर मिलता है। पिछले कुछ सालों से यहां पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। एक अनुमान के अनुसार हर साल अनुकूल मौसम में देश विदेश से लगभग 70,000 पर्यटक आते हैं। पर्यटक और वन्य जीव प्रेमी ही नहीं, रोमांच और साहसिक यात्राओं में रुचि रखने वालों के लिए भी ये पार्क स्वर्ग समान है। जिम कॉर्बेट पहला नेशनल पार्क है
जो 520.8 किलोमीटर के दायरे में फैला है। इसमें पहाड़ी इलाका, नदी, दलदली क्षेत्र, घास, समतल मैदान, बड़ी सी झील वगैरह सभी कुछ है। सर्दियों में पार्क की रातें बेहद ठंडी हो जाती है, लेकिन दिन उजला और धूप भरा रहता है। जुलाई से सितंबर तक यहां बारिश का मौसम रहता है। घने और नम जंगल में मुख्य रूप से शाल, हल्दू, पीपल, रोहिणी और आम के पेड़ों की भरमार है। पार्क में 73% भाग पेड़ों से घिरा हुआ है। पार्क का 10% भाग घास से भरा मैदान है। ये पार्क 110 किस्म की प्रजातियों वाले पेड़ों का घर है। 50 किस्म के मैमल्स, स्तनधारी, 580 किस्म के पक्षियों की प्रजातियां, 25 किस्म के सांपों की प्रजातियां और भारत के लुप्तप्राय बंगाल बाघ यहां रहते हैं। इस पार्क में स्थित मरचूला अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए अब अधिक पसंद किया जाने लगा है। पहले पर्यटकों को इस स्थान के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। जब से यहां धारावाहिकों और फिल्मों की शूटिंग होने लगी है, तभी से ये स्थान पर्यटकों के बीच भी अधिक लोकप्रिय हो गया है। हिमालय की पहाड़ियों से घिरे इस स्थल पर प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद उठाया जा सकता है। चारों तरफ पहाड़ियां और नीचे कलकल बहती नदी इस स्थान विशेष की सुंदरता को निखार देती है। मरचूला के आसपास ऐसी कई जगहें हैं जहां भ्रमण का भरपूर लुत्फ उठाया जा सकता है। भाग 16 जिम कॉर्बेट संग्रहालय। सन 1965 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन वन मंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री के आग्रह पर श्री चिरंजी लाल ने जिम कॉर्बेट का ये घर, जो उन्होंने उनसे केन्या जाते समय 2000 रुपये में खरीदा था, वन विभाग को बेच दिया। ये घर जिम कॉर्बेट ने सन 1922 में बनवाया था। पत्थर व चूने से बना ये बंगला जिम व उसकी बहन मैगी का सर्दियों का निवास स्थान था। इस भवन के आसपास काफी भूमि थी, जिसका कुल क्षेत्रफल 1.65 हेक्टेयर 22 बीघा था। इस घर की रूपरेखा कॉर्बेट के नैनीताल के बंगले गर्नी हाउस से मिलती जुलती है। उस समय इसके समीप एक छोटी सी नहर बहती थी। उसी के निर्मल जल से जिम कॉर्बेट के परिवार के सदस्य घरेलू कार्य एवं बगीचे की सिंचाई करते थे। अब इसी बंगले को जिम कॉर्बेट को समर्पित एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। उनके निजी काम में आने वाली कुछ चीजें, जैसे उनके बैठने की कुर्सी, टेबल तथा बेंत का बना हुआ सोफा सेट, जो अब काफी जर्जर हो चुका है, रखा हुआ है। इसके अलावा एक पालकी भी है। इसका प्रयोग उनके परिवार के सदस्य नैनीताल आते जाते करते हैं। जिम कॉर्बेट ने अपने जीवन में कभी इसका प्रयोग नहीं किया। उनके द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली साधारण क्रॉकरी एवं पेय के गिलास तथा लकड़ी की एक टेबल भी है। उनकी जीवनी के संबंध में विस्तृत विवरण पट्टिका अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा में अच्छे ढंग से लगाई गई है। उन्हें पढ़ने से उनके संबंध में कई नई जानकारियां प्राप्त होती है। संग्रहालय के बाहर उनके प्रिय कुत्ते रॉबिन एवं रोशीना चीर निद्रा में है। इनसे जिम साहब का खास लगाव था। वो जंगल में शिकार करते समय अधिकतर इन्हें साथ ले जाया करते थे। रॉबिन का बचपन का नाम पिंचा था। 6 वर्ष की उम्र में कोली जाति के कुत्ते ने क्रुद्ध रीछनी के आक्रमण से उसे बचाया था। उसी की स्मृति में उसका नया नाम रॉबिन रख दिया। रॉबिन से जिम कॉर्बेट को कितना प्यार था, ये उनके द्वारा लिखे गए शब्दों में स्पष्ट है। तब वो 3 महीने का होने जा रहा था और मैंने उसे 15 रुपए में खरीदा था। अब वो 13 साल से भी बड़ा हो गया है और इतना कीमती कि भारत का सारा सोना भी उसकी कीमत चुकाने के लिए कम पड़ जाएगा। अपने मालिक के साथ एक तेंदुए द्वारा उसको मार गिराए जाने पर दुखी जिम कॉर्बेट आगे लिखते हैं, जब मैंने रॉबिन को संतुष्ट कर दिया कि हमारा अल्पकालिक विछोह हो जाने में उसको कोई दोष नहीं दिया जा सकता और उसके छोटे से शरीर ने कांपना बंद कर दिया, मैंने उसे नीचे उतारा और साथ साथ हम दोनों उस जगह तक गए जहां उस तेंदुए ने उसे
चाँप कर हमसे लड़ाई की थी और अंतिम चक्कर उसने लगभग जीत ही लिया था और अब वो मरा पड़ा था। कहानी मैंने आपको सुना दी है और जब मैं ये आपको सुना रहा हूं, रॉबिन, विशाल हृदय और सबसे ज्यादा निष्ठावान मित्र जो किसी मनुष्य को मिला होगा, हैप्पी हंटिंग ग्राउंड चीर निद्रा जगत में पहुंच चुका है, जहां मुझे पता है वो मेरी प्रतीक्षा करता हुआ मुझे अवश्य मिलेगा। न्येरी, केन्या में कुमारी मैगी एवं जिम कॉर्बेट की कब्रों पर लिखे गए शब्द। इन फॉन्ड रिमेम्बरेंस ऑफ एडवर्ड जेम्स जिम कॉर्बेट, born in Nainital, India, 25th July 1875. Died in Nyeri, 19th April 1955. Until the daybreak and the shadows flee away. His sister Maggie, 26th December 1963. भाग 17। एडवर्ड जेम्स उर्फ जिम कॉर्बेट। एडवर्ड जेम्स उर्फ जिम कॉर्बेट का जन्म 25 जुलाई 1875 को नैनीताल में हुआ था। उन्हें ब्रिटेन में शिकारी, प्रकृतिविद, लेखक और संरक्षणवादी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन भारत में वो इन सभी से ज्यादा नरभक्षी बाघों और तेंदुओं के शिकारी के रूप में जाने जाते हैं। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कॉर्बेट को कर्नल का पद दिया गया था। उस दौरान कुमाऊं और गढ़वाल रीजन के गांवों में नरभक्षी बाघों और तेंदुओं का आतंक था। मानवभक्षी इन बाघों और तेंदुओं ने गांव में आतंक मचाया हुआ था। ये हमलावर आए दिन किसी न किसी इंसान को मारकर खा जाते थे। जिम कॉर्बेट ने इन इलाकों में 33 बाघों और तेंदुओं का सफाया करके लोगों को इनके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। नरभक्षी बाघों और तेंदुओं से लोगों की जान बचाने वाले जिम कुमाऊं के गांव में साधु संत की तरह माने जाते थे। आयरिश विंग के एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट का जन्म कुमाऊं, नैनीताल, अब उत्तराखंड में हुआ था। 1862 में नैनीताल में पोस्टमास्टर के तौर पर विलियम क्रिस्टोफर कॉर्बेट अपनी पत्नी मैरी जेन कॉर्बेट के साथ गए थे। यहीं उनकी 8वीं संतान एडवर्ड जिम का जन्म 1875 में हुआ था। जिम को मिलाकर ये कुल 13 भाई बहन थे। छोटी हल्द्वानी या कॉर्बेट गांव में उन्होंने अपना एक छोटा सा कॉटेज अरुणडेल बनाया हुआ था। अब इस जगह को कालाढूंगी कहा जाता है। 4 साल की उम्र थी जिम की जब उनके पिता की मौत हो गई। पिता की मौत के बाद जिम के बड़े भाई टॉम को नैनीताल में पोस्टमास्टर बना दिया गया। उनके कालाढूंगी स्थित कॉटेज के आसपास जंगल था, इसलिए जिम का काफी छोटी उम्र से ही जंगली जानवरों और जंगलों के प्रति लगाव बढ़ने लगा। वो कई जानवरों और पक्षियों को उनकी आवाज से पहचानने लगा। समय बीतने पर जिम जंगलों में शिकार करने का अभ्यस्त हो गया और जंगल में काफी अंदर तक ट्रैकिंग भी करने लगा। जिम ने अपनी पढ़ाई ओक ओपनिंग स्कूल और शेरवुड कॉलेज नैनीताल से पूरी की। बाद में इस कॉलेज को फिलेंदार स्मिथ कॉलेज नैनीताल में शामिल कर दिया गया। 19 साल का होते होते जिम ने पढ़ाई छोड़ दी। उन्हें पंजाब के मानकपुर में बंगाल और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में फ्यूल इंस्पेक्टर के तौर पर नौकरी मिल गई। बाद में वो बिहार के मोकापोह घाट में यात्री सामान गंगा नदी के आर पार करवाने की ठेकेदारी का काम करने लगे। 1907 से 1938 के बीच जिम कॉर्बेट ने 33 नरभक्षियों का शिकार कर उन्हें मार गिराया। इनमें 19 बाघ और 14 तेंदुए थे। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार इन बड़ी बिल्लियों ने गांव के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मिलाकर 1200 लोगों को मौत के घाट उतारा था। जिम ने पहला बाघ चंपावत में मारा था। इस बाघ को चंपावत बाघ नाम से जाना जाता है। रिकॉर्ड के अनुसार चंपावत के बाघ ने 436 इंसानों को मारकर खाया था। जिम ने पानेर में एक नरभक्षी तेंदुए को भी मार गिराया था। कहा जाता है कि यह तेंदुआ 400 लोगों को मारकर खा चुका था। इस तेंदुए की खोपड़ी और दांत वगैरह की जांच करने के बाद पता चला कि उसके दांत खराब हो चुके थे और उसे दांतों की बीमारी भी थी। यह रुद्रप्रयाग इलाके का सबसे प्रसिद्ध तेंदुआ था।
इस नरभक्षी के कारण केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले तीर्थ यात्रियों में 10 साल तक इसका आतंक बना रहा। कई तीर्थ यात्रियों को इसने निशाना भी बनाया। जिम ने एक आदमखोर बाघिन, चौघीन और मोहन नाम के एक बाघ को भी मार गिराया था। मारे गए ज्यादातर बाघों और तेंदुओं की खोपड़ी और शरीर के अन्य हिस्सों की जांच के बाद जिम को पता चला कि ये तमाम आदमखोर तेंदुए और बाघ किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त थे या फिर घायल थे। अधिकांश घाव किसी गोली के लगने से बने थे। जिम कॉर्बेट के अनुसार अधिकांश बाघ और तेंदुए किसी शिकारी की गोली से घायल होने के बाद प्राकृतिक शिकार करने में असमर्थ होने के चलते आदमखोर बने थे। घायल अवस्था में राहगीरों को अपना आसान शिकार मान उन्हें मारकर अपना पेट भरने लगे थे। अपने इस आकलन का उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं में भी किया है। जिम हमेशा अकेले शिकार करना पसंद किया करते थे, और वो भी जंगल में पैदल घूमते हुए। उन्हें जंगल में ये रोमांचक खेल खेलने में आनंद आता था। हां, जंगल में शिकार के लिए जाते समय उनके साथ उनका एक साथी रहा करता था, उनका पालतू छोटा सा कुत्ता रॉबिन। जिम ने अपनी पहली किताब में इस कुत्ते रॉबिन का भी उल्लेख किया है। जिम ने कई बार अपनी जान जोखिम में डालकर औरों की जान बचाई थी। यही कारण था कि कुमाऊं में लोग उन्हें संत या भगवान की तरह सम्मान देते थे। शेष भारत भी उन्हें संरक्षणवादी के तौर पर स्मरण करता है। 1920 में जिम ने अपना पहला कैमरा खरीदा था। उन्हें उनके दोस्त F.W. चैंपियन ने प्रेरित किया कि जब वो जंगल में शिकार पर जाते हैं तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग किया करें, बाघों की तस्वीरें भी खींचा करें। चूंकि बाघ एक शर्मीला जानवर होता है, उसकी तस्वीरों को लोग काफी पसंद करेंगे। जिम ने अपनी पुस्तकों में बाघों और तेंदुओं के परिवार, उनके आचरण, उनकी दिनचर्या और उनके निवास आदि से संबंधित ढेरों जानकारियां दी हैं। जिम को बाघों और उनके निवास से बेहद लगाव था। उन्हें बाघों के उजड़ते निवास और कम होती संख्या की चिंता सताने लगी थी। कुमाऊं हिल्स में भारत के पहले नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क की स्थापना में जिम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आरंभ में पार्क का नाम लॉर्ड मैल्कम हेली था। 1957 में जिम के सम्मान में इस पार्क को उनका नाम दे दिया गया। तभी से वो जिम कॉर्बेट पार्क के नाम से जाना जाता है। भाग 18 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नरभक्षी बाघों और तेंदुओं से उत्तराखंड के ग्रामीणों को मुक्ति दिलाने वाले जिम कॉर्बेट ने 20वीं सदी के दूसरे दशक में ही जब ये पाया कि अंधाधुंध शिकार के कारण बाघों की संख्या घटने लगी है, ये प्रजाति लुप्त होने के कगार पर जा पहुंची है, उन्होंने शासन और प्रशासन को बाघों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए चेताया। तब बाघों के अस्तित्व को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में 1921 में भारत के पहले नेशनल पार्क की स्थापना हुई। जिम कॉर्बेट ने इस पार्क के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज स्वयं जिम कॉर्बेट के नाम से विख्यात यही कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला और सबसे पुराना नेशनल पार्क है। उप हिमालय बेल्ट में बने इस संरक्षित पार्क में बाघ ही नहीं, अन्य कई प्रजातियां हैं। यहां 488 तरह के विभिन्न पेड़ पौधों की प्रजातियां और जानवर हैं। इन्हीं कारणों से जिम कॉर्बेट पार्क पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां पर्यटकों को पूरे पार्क में जाने की अनुमति नहीं दी जाती। उनके लिए कुछ विशेष स्थल सुरक्षित है। वे उन सुरक्षित स्थलों तक ही जा सकते हैं। ये वे स्थल हैं जहां से अनुपम प्राकृतिक परिदृश्य और विविध वन्य जीव देखने का अवसर मिलता है। पिछले कुछ सालों में यहां पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। एक अनुमान के अनुसार हर साल अनुकूल मौसम में देश विदेश से लगभग 70,000 पर्यटक आते हैं। पर्यटक और वन्य जीव प्रेमी ही नहीं, रोमांच और साहसिक यात्राओं में भी रुचि रखने वालों के लिए भी यह पार्क स्वर्ग समान है। जिम कॉर्बेट पहला नेशनल पार्क है जो 520.8 किलोमीटर की दायरे में फैला है। इसमें पहाड़ी इलाका, नदी,
दलदली क्षेत्र, घास, समतल मैदान, बड़ी सी झील वगैरह सभी कुछ है। सर्दियों में पार्क की रातें बेहद ठंडी हो जाती है, लेकिन दिन उजला और धूप भरा रहता है। जुलाई से सितंबर तक यहां बारिश का मौसम रहता है। घने और नम जंगल में मुख्य रूप से शाल, हल्दू, पीपल, रोहिणी और आम के पेड़ों की भरमार है। पार्क का 73% भाग पेड़ों से घिरा हुआ है। पार्क का 10% भाग घास से भरा मैदान है। ये पार्क 110 किस्म की प्रजातियों वाले पेड़ों का घर है, जिसमें 50 किस्म के मैमल्स, स्तनधारी, 580 किस्म के पक्षियों की प्रजातियां, 25 किस्म के सांपों की प्रजातियां और भारत के लुप्तप्राय बंगाल बाघ यहां रहते हैं। इस पार्क में स्थित मरचूला अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए अब अधिक पसंद किया जाने लगा है। पहले पर्यटकों को इस स्थान के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। जब से यहां धारावाहिकों और फिल्मों की शूटिंग होने लगी है, तभी से ये स्थान पर्यटकों के बीच भी अधिक लोकप्रिय हो गया है। हिमालय की पहाड़ियों से घिरे इस स्थल पर प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद उठाया जा सकता है। चारों तरफ पहाड़ियां और नीचे कलकल बहती नदी इस स्थान विशेष की सुंदरता को निखार देती है। मरचूला के आसपास ऐसी कई जगहें हैं जहां भ्रमण का भरपूर लुत्फ उठाया जा सकता है। अंतिम चैप्टर, अन्य दर्शनीय स्थल। भाग 19। गर्जिया देवी मंदिर। ये जिम कॉर्बेट से मात्र 3-4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये एक ऊंची पहाड़ी पर है, जहां तक पहुंचने के लिए 70 से 80 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। ये मंदिर गर्जिया गांव के पास स्थित है। कोसी नदी के किनारे एक बड़ी पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा को बहुत बड़ा आयोजन होता है। इस आयोजन को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स ऑफ द गॉड्स के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस मंदिर में जो मांगा जाता है वो मांग पूर्ण होती है। यहां पर घंटी बांधने का प्रचलन है, इसलिए मंदिर में सैकड़ों घंटियां बंधी दिखाई देती है। रामगंगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है रामगंगा। पेड़ों से घिरी पहाड़ियों और घाटियों के मध्य में रामगंगा की कलकल करती आवाज घाटियों में एक संगीत की धुन पैदा करती है। इस नदी में मगरमच्छ रहते हैं, जो अक्सर नदी के तट पर भी आ जाते हैं। रामगंगा के किनारे बैठकर उसके स्वच्छ जल को निहारने का अपना ही आनंद है। कॉर्बेट वाइल्ड लाइफ म्यूजियम। कॉर्बेट वन्य जीव संग्रहालय में कांच के बक्सों में बाघों और हाथियों की कई प्रजातियां देखने को मिलती है। ढिकाला। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का मुख्य केंद्र है। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी इस जगह पर हाथियों की सवारी करने का अपना ही रोमांच है। यहां पर्यटक और वन्य जीव लगभग साथ साथ एक दूसरे के आसपास टहलते हैं। यहां एक तरफ थिक फॉरेस्ट है तो दूसरी तरफ नदी। भ्रमण के लिए पार्क और उसके आसपास के क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए जीप सफारी, एलिफेंट सफारी, बर्ड सफारी आदि सुलभ कराए जाते हैं। यदि कोई पर्यटक निजी वाहन से जाना चाहे तो उन्हें इसके लिए रामनगर कार्यालय से अनुमति लेनी होती है। अभी आपने सुनी कर्नल जिम कॉर्बेट। लेखक KR पांडे। आवाज धर्मेंद्र गोहिल। ये 2020 की स्टोरी टेल की प्रस्तुति है।